चलिए, so today we will talk about municipalities and we will talk about judiciary. Okay, we will talk about municipalities and we will talk about judiciary. We will not go into details. उतना ही पढ़ाऊंगा जितना आपके पेपर में आ जाएगा. ठीक है, चलिए. So yesterday we talked in पंचायत. Now we will talk about municipalities. तो सबसे पहले आपको याद रखना है पंचायत. पंचायत, this is for rural India. This is for rural India. ठीक है, और कल हमने इसको अच्छे से डिस्कस कर लिया क्या है. जितना मैंने पढ़ाया उससे बाहर अगर पंचायत का कोई क्वेश्चन आएगा उसके बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, आप मेरे से लिखा लो. ठीक है, नाउ इज म्यूनिसिपैलिटी. म्यूनिसिपैलिटी, अब जो म्यूनिसिपैलिटी है दिस इज फॉर अर्बन इंडिया, शहर, अर्बन इंडिया. ठीक है, जैसे ईटानगर. सो ईटानगर में अगर आप देखोगे तो देयर इज समथिंग कॉल्ड आईएमसी, ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज योर म्युनिसिपैलिटी. और इट इज आल्सो नोन एज योर व्हाट, अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. So it is also known as urban local self government. ठीक है, और we will not be starting with constitutional bodies today. हम constitutional institutions कल करेंगे. ठीक है, और जहां तक मेरे को लग रहा है constitutional institutions and non constitutional bodies we will complete in 2 lectures. ठीक है, so कल शायद आपकी क्लास नहीं होगी. आई हैव टू गो समवेयर टू नाहरलगुन. मेरे को किसी स्कूल के फंक्शन में जाना है, मेरे को वहां पे इनवाइट किया गया है. ठीक है, सो कल क्लास नहीं होगी, बट थर्सडे और फ्राइडे वी विल बी कंप्लीटिंग योर पॉलिटी. तो फ्राइडे विल बी द लास्ट क्लास फॉर पॉलिटी. ठीक है, सैटरडे को टेस्ट होगा जितना पढ़ा है, और मंडे को वी विल स्टार्ट विद अ न्यू सब्जेक्ट. ठीक है, चलिए. नाउ म्युनिसिपैलिटी क्लियर हो गया. तो दिस इज योर अर्बन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. अब इसमें 2-3 ही क्वेश्चन आते हैं जो बार बार आते हैं. अभी वी विल बी डिस्कसिंग. नंबर 1, फर्स्ट सिटी जहां पे बनी म्युनिसिपैलिटी, फर्स्ट सिटी विद म्युनिसिपैलिटी. तो ये आपको देखना है, द फर्स्ट सिटी वाज मद्रास. तो सबसे पहले जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है ये मद्रास में आती है. ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पूछता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन है, ये बताएगा. हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया? इसका नाम है लॉर्ड रिपन. लॉर्ड रिपन. सो लॉर्ड रिपन विल बी द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. ठीक है, और उसका नाम है लॉर्ड रिपन. बहुत गर्मी है, लाइट भी नहीं है. ठीक है, लॉर्ड रिपन. ठीक है जी, और इस लॉर्ड रिपन ने म्युनिसिपैलिटीज पे बहुत काम किया था इन 1882. ठीक है, और इसका जो ऑर्डर उसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा. और यहां से अब हिंदुस्तान में म्युनिसिपैलिटीज चलनी शुरू हो जाती हैं. ठीक है, क्लियर. अब एक हेडिंग लिखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ म्युनिसिपैलिटी. ठीक है, मैं थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूं, कल बच्चे को प्रॉब्लम थी, और वैसे भी अगर पास पढ़ाता हूं तो वो 40-45 मिनट्स में खत्म हो जाता है. फिर तो हमें भी लगता है कि 1 घंटे की क्लास नहीं हो रही है. ठीक है, सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस. सो म्युनिसिपैलिटी दे केम अंडर 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992. म्युनिसिपैलिटी पे कोई क्वेश्चन पूछेगा, यहां पे पूछेगा. ठीक है,
सो इस अमेंडमेंट के थ्रू वी एडेड 12th शेड्यूल, ठीक है। वीडियो इज नॉट क्लियर तो आपका इंटरनेट में प्रॉब्लम होगा, ठीक है, इसीलिए वीडियो क्लियर नहीं है। देयर विल बी अ प्रॉब्लम इन योर इंटरनेट। 12th शेड्यूल ने लगाया पार्ट 9A। So part 9A, it talks about your part, यहाँ तो क्लियर है, मेरे सामने लैपटॉप पड़ा है, वीडियो इज वेरी मच क्लियर। सो पार्ट 9A, सेम हियर सर, रुको, यहाँ तो क्लियर है, वेट करो जरा, सेम से, ओके ओके ठीक है, वेट करो, जस्ट वेट। वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, वीडियो क्लियर नहीं, बच्चा बोल रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर नहीं, हमें तो क्लियर लग रहा है सब, वेरी और वॉइस इंटरनेट क्लियर नहीं। No, it's उनको ये रिकॉर्डिंग देख लेंगे वीडियो। अब रिपीट पता नहीं मेरे को कहां से करना पड़ेगा, जो रिपीट के लिए कह रहे हैं यू वॉच द रिकॉर्डिंग, ओके। तो मेरे को यार जुडिशरी खत्म करना है क्योंकि कल की छुट्टी को कंपेंसेट करना है, ठीक है, और फ्राइडे को पॉलिटी खत्म करना ही करना है, जो मर्जी हो जाए, ठीक है। एनीवेज, सो अभी तक कुछ पढ़ा भी नहीं है। म्यूनिसिपैलिटी 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1992, म्यूनिसिपैलिटी कम्स अंडर योर 12th शेड्यूल। म्यूनिसिपैलिटी के लिए पार्ट है पार्ट 9A, और म्यूनिसिपैलिटी के जो आर्टिकल्स हैं दिस इज 243P से लेकर 243ZG तक। तो these are the articles which is related to municipality. आर्टिकल 243P से लेकर आर्टिकल 243ZG, ठीक है। और जैसे कल हमने बोला था कि पंचायत को कितने उन्होंने फंक्शन दिए थे, 29 में से कितने दिए जाएंगे वो डिपेंड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर पे। वैसे म्यूनिसिपैलिटीज को अंडर 12th शेड्यूल वी आर गिवन 18 मैटर्स। अब 18 में से कितने दिए जाएंगे दैट डिपेंड्स अपॉन स्टेट लेजिस्लेचर। तो हो सकता है कि अरुणाचल में ईटानगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को 18 में से 18 दिए गए हों, हो सकता है 18 में से 10 दिए गए हों, और वो कौन डिसाइड करेगा, ये डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, ना गवर्नर ना सीएम, दिस विल बी डिसाइडेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अरे म्यूनिसिपैलिटी यार,
टॉपिक पहले तो अनाउंस कर देता हूँ क्लास में, कल भी अनाउंस कर रहा था टॉपिक म्यूनिसिपैलिटी। ठीक है, क्लियर हो गया? सो अब दिस इज पार्ट 9A। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशन के 3 पार्ट हैं और यहां से क्वेश्चन आते ही आता है। 3 पार्ट 9, पार्ट 9A एंड पार्ट 9B। पार्ट 9 इज योर पंचायत, पार्ट 9A is your municipality, and part 9B, this is cooperative। सुना होगा कभी cooperative society? So this is your cooperative society। इसके लिए हमने की है 73rd अमेंडमेंट, इसके लिए we have done 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इसके लिए we have done 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन बहुत आता है। पार्ट 9B इट टॉक्स अबाउट कोऑपरेटिव, और कोऑपरेटिव्स को लाने के लिए हमने किया 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज योर म्युनिसिपैलिटीज। ओके, आएगा तो यहीं से आएगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट जुडिशरी। अब लिख लो कहीं पे, नाउ वी विल टॉक अबाउट जुडिशरी। ठीक है, वी विल नॉट गो इन डिटेल्स, बेसिक आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्या क्या आ सकते हैं जुडिशरी में। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जुडिशरी में, अगर आप देखोगे तो हमारे पास 3 तरह के कोर्ट होते हैं। ठीक है, जैसे ये स्टेट है, मल्टीपल स्टेट्स, और सेंटर होता है दिल्ली। स्टेट में होती है डिस्ट्रिक्ट्स, मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट्स इन अ स्टेट। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। ठीक है, स्टेट लेवल पे होगा हाई कोर्ट, सुना होगा कभी हाई कोर्ट। ठीक है, और दिल्ली में बैठा होगा सुप्रीम कोर्ट। तो हिंदुस्तान में जो जुडिशरी है वो 3 तरह की है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी। तो दिस इज व्हाट इज योर जुडिशरी। ठीक है, और उसके बाद सबसे पहले आपने ये देखना कि सुप्रीम कोर्ट, यही क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट, इसको अभी बोलते हैं हम सुप्रीम कोर्ट। इससे पहले इसको बोला जाता था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, और ये जो फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया है, दिस केम इन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो जब हमारे ऊपर ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिशर्स लेकर आए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इस एक्ट के अंदर वी मेड फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड नाउ एट प्रेजेंट फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया इज नोन एज द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस लिखो, गूगल करो। नंबर 1, सबसे पहले आपको ये लिखना है, हु इज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पहला। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है जब इंडिया आजाद हुआ इन 19, जब इंडिया का जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में, तो उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था। ये भी याद करना। ठीक है, उसके बाद हु इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस, प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है ये लिख लो, D.Y. चंद्रचूड़, D.Y. चंद्रचूड़। तो दिस इज द प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, अब ये भी याद करना। अच्छा, अब ये आता है क्वेश्चन की जो ये जुडिशरी है, ये सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा कहां है। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और आर्टिकल नंबर है 124 टू 147। तो सुप्रीम कोर्ट के बारे में इट इज रिटन इन पार्ट 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 147। ठीक है, अब
ये याद रखना है कि जब सुप्रीम कोर्ट बना तब हमारे पास टोटल क्या थे, तब हमारे पास था एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और इसके साथ थे 7 अदर जजेस, 7 अदर जजेस। तो 1950 में जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट में टोटल देयर वर 8 जजेस। 8 में एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सबसे सीनियर होगा एंड 7 अदर जजेस। अब आपको ये मेरे को बताना है, ये आपका होमवर्क है कि इस टाइम प्रेजेंटली सुप्रीम कोर्ट में कितने जज हैं, अब ये बताना है। और आपके नोट्स में जो लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है, वो 3-4 साल पहले की इंफॉर्मेशन है, अभी रिसेंटली। अब आपको ये बताना है कि एट प्रेजेंट सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस हैं, ओके। और कल मेरे को बताना या मैसेज करना है, 33 है, 34 है, 35 है, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट, अब दो चीजें याद रखनी है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट कौन करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट करेगा प्रेसिडेंट। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर रिजाइन करना है तो दे विल रिजाइन टू प्रेसिडेंट, रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ देगा प्रेसिडेंट, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट का जज कितने समय के लिए जज रह सकता है, समय नहीं बताया हुआ है, 5 साल 10 साल ऐसा नहीं बताया है। ये बताया हुआ है कि इसकी अपर एज लिमिट, मिनिमम भी नहीं बताई हुई है, अपर एज लिमिट दिस विल बी 65 ईयर्स। इसका मतलब अगर कोई आदमी 60 ईयर्स में सुप्रीम कोर्ट का जज बनता है तो टेन्योर हो जाएगा 5 साल। और अगर कोई पोस्ट 35 ईयर्स में बनता है, अब इसका टेन्योर हो जाएगा 30 ईयर्स। तो ये ध्यान में रखना है, सुप्रीम कोर्ट के जज की जो रिटायरमेंट एज है दैट इज 65 ईयर्स। और यहीं पे लिख लो, हाई कोर्ट के जज की जो अपर एज है दैट इज 62 ईयर्स। तो जो हाई कोर्ट का जज है वो 62 ईयर्स में रिटायर हो जाएगा, ठीक है। और जो सुप्रीम कोर्ट का जज है वो रिटायर होगा इन 65 ईयर्स। ठीक है, 65 ईयर्स एंड 62 ईयर्स। अब क्वालिफिकेशन, अब क्वालिफिकेशन में नंबर 1 ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया। देखो ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया। ये किसी हाई कोर्ट का जज हो, किसी हाई कोर्ट का जज फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 5 ईयर्स ये हो, या और ये किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हो फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। थर्ड, and this person should be a distinguished jurist, distinguished jurist in the opinion of president of India। इसका मतलब ये हुआ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहे कि ये आदमी डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट है, इस आदमी जैसा कोई है ही नहीं, ऐसा आदमी है ये। सो दिस इज व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट इन द आईज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और देखो क्वालिफिकेशन में एज मेंशन नहीं है, ठीक है, क्लियर। अब देखो नेक्स्ट 8 पॉइंट ओथ। तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ कौन देगा बताओ, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को ओथ देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो टेन्योर ऑफ जजेस, ये तीनों पॉइंट मैंने आपको समझा दिए। ही होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग अंटिल ही अटेन्स द एज ऑफ 65 ईयर्स। जो अपॉइंट करेगा उसी को रिजाइन करेगा, इन दैट कैपेसिटी ही विल रिजाइन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर इसको ऑफिस में से निकालना है, ऑफिस में से निकालना है, ठीक है, तो वो निकालेगा प्रेसिडेंट। बट ऐसे नहीं है कि प्रेसिडेंट अपने आप से निकाल देगा, तो उसका देयर इज अ प्रॉपर प्रोसीजर, और वो प्रोसीजर चलेगा पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विल पास द रेजोल्यूशन, फिर वो रेजोल्यूशन जाएगा प्रेसिडेंट के पास, फिर जाके प्रेसिडेंट उसको उसकी कुर्सी में से निकालेगा।
और ये भी याद रखना है, आज तक किसी भी जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको नहीं निकाला गया है, ठीक है, ये भी याद कर लो, ठीक है। अब एक लाइन मेंशन कर लो, जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, ही इज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जो सुप्रीम कोर्ट है, ही इज द कंट्रोल, ही इज द प्रोटेक्टर एंड गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट इज द प्रोटेक्टर एज वेल एज गारंटर ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। इससे ज्यादा सुप्रीम कोर्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना बहुत है एपीएसएसबी के लेवल पे, ठीक है। नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू एपिलेट जुरिसडिक्शन क्या है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन क्या है, नोबडी विल आस्क यू। आप सिंपल, आपसे पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट क्या है, कौन से पार्ट में है, पार्ट 5, कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 124 से 147, कौन अपॉइंट कर रहा है, प्रेसिडेंट, कितने सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो आप बताओ। पहले इसको क्या बोला जाता था, फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया। किस एक्ट के थ्रू स्टैब्लिश हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। प्रेजेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, डी वाई चंद्रचूड़। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन था, वो आप बताओगे। आजादी के बाद ये कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, वो आप बताओ, गूगल करो, ठीक है। उसके बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट बना तो टोटल देयर वर 8 जजेस। उसके बाद क्वालिफिकेशन क्या है वो आपको पता होना चाहिए। क्वालिफिकेशन में मिनिमम एज इज नॉट मेंशन, मैक्सिमम एज इज मेंशन विच इज 65 इयर्स। हाई कोर्ट के जजेस की भी ऑफ 62 इयर्स। अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट, रिमूव करेगा प्रेसिडेंट, रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को, ठीक है। और ओथ देगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बस। और एक चीज में खत्म कर दो, सुप्रीम कोर्ट का सारा काम करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, एक ही लाइन में खत्म कर दो, ठीक है। अच्छे से पढ़ोगे तो याद करने की जरूरत नहीं है, लॉजिक बन जाएगा, ठीक है। अब नाउ वी विल टॉक अबाउट हाई कोर्ट्स ऑफ इंडिया। हाई कोर्ट, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया में एक चीज कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि एक स्टेट का एक हाई कोर्ट, 1 स्टेट 1 हाई कोर्ट। बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी कहता है, जैसे हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया था 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1956, तो इस अमेंडमेंट के थ्रू हमने ये बोला 1 हाई कोर्ट वो एक से ज्यादा स्टेट भी देख सकता है, जैसे गुवाहाटी हाई कोर्ट। अब गुवाहाटी हाई कोर्ट इज सीइंग, देखो, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये कह रहा है कि एक स्टेट के लिए एक हाई कोर्ट, बट हमने 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर दी है और वो ये कह रहा है कि एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट भी देख सकता है। अब देखो, स्टेट्स की पॉपुलेशन डिफरेंट है ना, जैसे यूपी की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, अरुणाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कम है, पंजाब की पॉपुलेशन कम है। अब हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे वो तो डिपेंड करेगा स्टेट पे। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हाई कोर्ट में कितने जजेस होंगे वो डिफाइन करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। 10 होंगे, 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे, तो वो डिपेंड करेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पे। और कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है किसी भी हाई कोर्ट में एक होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी, चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट, और इसके साथ होंगे अदर जजेस। अदर जजेस कितने होंगे ये बताएगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्लियर है। अब हाई कोर्ट के जजेस की क्वालिफिकेशन, सेम क्वालिफिकेशन, सिटीजन ऑफ इंडिया होगा और वो आदमी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में या तो 10 साल जज हो या वो आदमी किसी ना किसी हाई कोर्ट में 10 साल कम से कम उसकी प्रैक्टिस हो। अब ऐसे बंदे को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विल अपॉइंट द जज ऑफ हाई कोर्ट। गवर्नर नहीं अपॉइंट करेगा, अपॉइंट करेगा प्रेसिडेंट। हाँ, गवर्नर से रिकमेंडेशन ली जाएगी, क्या इसको अपॉइंट कर दें, क्या ये आदमी फिट है हाई कोर्ट के जज बनने के लिए, वो पूछा जाएगा। अब हाई कोर्ट के जज रिजाइन किसको करेगा बताओ,
अपॉइंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट. नाउ द जज ऑफ हाई कोर्ट विल रिजाइन टू व्हाट? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, तो हाई कोर्ट का जज करेगा रिजाइन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को. अब क्वेश्चन आएगा कि अगर हाई कोर्ट के जज को निकालना है, रिजाइन इज डिफरेंट थिंग, निकालना इज डिफरेंट थिंग, तो निकालेंगे वैसे ही जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को निकालते हैं. तो कौन निकालेगा बताओ? प्रेसिडेंट. किसके कहने पे निकालेगा? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के कहने पे निकालेगा. ठीक है. अब हाई कोर्ट के जजेस का टेन्योर, तो कॉन्स्टिट्यूशन में टेन्योर नहीं लिखा हुआ है. कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है उसकी उम्र 62 ईयर्स. अगर कोई आदमी 50 साल में जज बनता है तो 12 साल का टेन्योर हो गया. अगर कोई 60 ईयर्स में बनता है तो 2 साल का टेन्योर हो गया. तो ये होते हैं हाई कोर्ट के जजेस. अच्छा, एक सबसे कंफ्यूजिंग, ओथ. अब लिखो ओथ. हाई कोर्ट के जजेस को ओथ देता है गवर्नर, अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट, रिमूव करता है प्रेसिडेंट, रिजाइन करेंगे प्रेसिडेंट को, बट इनको ओथ देगा गवर्नर. ठीक है. अब आपने एक काम और करना है. जैसे आपका हाई कोर्ट इज अंडर गुवाहाटी हाई कोर्ट. नाउ यू शुड नो गुवाहाटी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन है. इसको गूगल करो. This you should know. Who is the Chief Justice of Guwahati High Court? ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, क्लियर है? So this is what is the judiciary of India. ठीक है, इससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा. ठीक, यहाँ पे लाइट नहीं है, बस स्वेट हो गया, गर्मी हो गया. ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम है आपको तो पूछो. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछो. एनी प्रॉब्लम? नो सर. तरम अदब. अरे कोई तो होगी, इतना इंटेलिजेंट हो गया तरम अदब. अच्छा सुन लो, थर्सडे को व्हाट वी विल डू. टुमारो वी विल बी हैविंग अ हॉलिडे. ओके, टुमारो आई हैव टू गो टू नाहरलगुन. मेरे को किसी स्कूल ने इनवाइट किया है एज अ गेस्ट ऑफ ऑनर. ठीक है, तो कल को मेरे को वहां जाना है. सो अब देखो ये कॉन्स्टिट्यूशनल टुमारो यानी कि थर्सडे वी विल टॉक टिल योर एडवोकेट जनरल. हम एडवोकेट जनरल तक पढ़ेंगे, पहले ही बता रहा हूं मैं. और फ्राइडे वी विल टॉक अबाउट टिल प्लानिंग कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स. ठीक है, तो फ्राइडे वी विल टॉक टिल इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स. और थर्सडे सैटरडे को वी विल बी टेकिंग योर टेस्ट फॉर पॉलिटी, जितनी पॉलिटी हुई है सारी. ठीक है, चलो this will be your approach. Is it okay? Taking a short class, there is no light, feeling very hot. चलिए, so tomorrow again we will meet. क्या है? Distinction jurisdiction. One more. कौन सी jurisdiction? अच्छे से बताओ. डिस्टिंक्शन क्या होता है? ये तो वर्ड पहली बार मैं सुन रहा हूं. तारा मतलब दोबारा बताओ. काम अगेन. ठीक है, दोबारा बताओ. तारा मतलब व्हाट आर यू आस्किंग? बहुत करनी. अरे दोबारा सर, क्या क्या दोबारा बताओ, बता. अच्छा, डिस्टिंग्विश्ड. डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट का मतलब हुआ जिसको बहुत नॉलेज है. इन द ओपिनियन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहता है कि ये आदमी को लॉ की एक्सेप्शनल नॉलेज है. दिस इज व्हाट इज डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. ठीक है, और ये भी याद रखना, जो डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट की क्वालिफिकेशन है, दिस इज ओनली विद व्हाट योर सुप्रीम कोर्ट. दिस इज नॉट विद हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट के जज बनने के लिए आपको डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट होने की जरूरत नहीं है, बट सुप्रीम कोर्ट के जज होने के लिए यू नीड टू बी द डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट. ये उसकी क्वालिफिकेशन है. ठीक है, डिस्टिंग्विश्ड ज्यूरिस्ट.
जज को ज्यूरिस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां से आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। इज इट ओके? चलो, मीट